वो आपके हाथों में ही है, पढ़ती हूँ। मेरे गालों पे लगा दे तू गुलाल, फिर मेरा रंग देख ले। मेरे गालों पे लगा दे तू गुलाल, फिर मेरा रंग देख ले। मेरे गालों पे लगा दे तू गुलाल, फिर मेरा रंग देख ले। छोरी कितनी वाह वाह वाह, छोरी कितनी कटीली हूँ कमाल, उड़ती पतंग देख ले। मेरे गालों पे लगा दे तू गुलाल, फिर मेरा रंग देख ले। मुझे देखने के चक्कर में घर चक्कर हो बैठा, बीच गली में खटिया डाले आधा उस पर लेटा। मुझे देखने के चक्कर में घर चक्कर हो बैठा, बीच गली में खटिया डाले आधा उस पर लेटा। बम बोलेगा राम लगा के गोला एक चढ़ाया, उल्टा पहन पजामा बोला सर मेरा चकराया। तुझे देखने लगूंगी 3-4, हाँ तुझे देखने लगूंगी 3-4, भंग की तरंग देख ले। मेरे गालों पे लगा दे तू गुलाल, फिर मेरा रंग देख ले। छोरी कितनी कटीली हो कमाल, उड़ती पतंग देख ले। शर्मा के ना देख देख ले अब तू खुल्लम खुल्ला, मत करना तीर पड़ा है पीछे पूरा मोहल्ला। यौवन के रस के गगरे जो छलके मेरी जवानी, कुछ तो कर चोरा चोरी तू कर थोड़ी मनमानी। नाचे मन का मयूर बार बार, हाँ नाचे मन का मयूर बार बार, बज रही चंग देख ले। मेरे गालों पे लगा दे तू गुलाल, फिर मेरा रंग देख ले। छोरी कितनी कटीली हो कमाल, उड़ती पतंग देख ले। तेरा मेरा रिश्ता लगता है जैसे फिल्मी ड्रामा, कभी इमोशन कभी प्रमोशन ब्रेकअप और हंगामा। तेरा मेरा रिश्ता लगता है जैसे फिल्मी ड्रामा, कभी इमोशन कभी प्रमोशन ब्रेकअप और हंगामा। मुझे सताने को कहता है लड़की कई पटाई, रसगुल्ले को छोड़ के जैसे बासी रोटी खाए। मैं तो कच्ची सी कली हूँ कचनार, हाँ मैं तो कच्ची सी कली हूँ कचनार। भंवरों की जंग देख ले। मेरे गालों पे लगा दे तू गुलाल, फिर मेरा रंग देख ले। छोरी कितनी कटीली हूँ कमाल, उड़ती पतंग देख ले, हाँ उड़ती पतंग देख ले। चलते चलते मैं 4 पंक्तियां कहना चाहती हूँ देश की बेटी के लिए, और अपने नाम के अपने मान सम्मान की। शायद हर एक बेटी को वो सम्मान मिलना चाहिए। न मैं डर से निकलती हूँ न मैं भय से निकलती हूँ, न मैं डर से निकलती हूँ न मैं भय से निकलती हूँ। जो है संगीत लहरों में उसी लय से निकलती हूँ, कि जिसकी बूंद भरी चीर दे चट्टान का सीना, कि जिसकी बूंद भरी चीर दे चट्टान का सीना, उसी गंगा की बेटी हूँ हिमालय से निकलती हूँ। जिस तरह आपने तालियां जिस जोश से मुंह दिखाई की बजाई थी, उसी जोश में विदाई वाली भी बजाई। मैं जानता हूँ बहुत अच्छा सुनाया गौरी ने। कई लोग ये सोच रहे होंगे कि जल्दबाजी कर ली, वरना मेरी भी ससुराल नैनीताली होती, कम से कम मिलना जुलना दर्शन होते रहते। बहुत बढ़िया पड़ा। बस जो लोग एक लोग आज जाना किसी को नहीं है, आज ये तय कर ले कुल 3 लोग बचे हैं। आदरणीय पवार जी तक हमें पहुंचना है, दादा तक तो पहुंचना ही है, उसके बीच में मैं हूँ, मैं भी ठीक ठाक आदमी हूँ, और उसके पहले जो हैं वो भी बहुत ठीक है। मैं क्रम को बढ़ाना चाहता हूँ। मुनव्वर राना साहब ने कहा कि कलंदर संगे मरमर के मकानों में नहीं मिलता। कलंदर फकीर, कलंदर संगे मरमर के मकानों में नहीं मिलता। मैं देसी घी हूँ बनिए की दुकानों पर नहीं मिलता। तालियां कमजोर न हो। कलंदर संगे मरमर के मकानों पर नहीं मिलता। मैं देसी घी हूँ बनिए की दुकानों पर नहीं मिलता। सगी बहनों का जो रिश्ता है हिंदी और उर्दू में, कहीं दुनिया की 2 जिंदा जुबानों में नहीं। मैं जिस नाम को लेता हूँ वो मुस्लिम है, लेकिन वो हिंदी के बेटे हैं। और अब्दुल गफ्फार साहब जयपुर से यहाँ आए हैं। गौ भक्त कवि का उनको सम्मान प्राप्त है। गाय पर जितनी कविताएं उन्होंने लिखी, ऐसा आंदोलन खड़ा कर दिया देश में कि एक भी गाय नहीं कटनी चाहिए। वो एकमात्र कवि होते हैं अब्दुल गफ्फार साहब। उन्होंने मिशन की तरह कविताओं को लिया है
ऐसी कविताएं लिखी हैं जो हिंदू धर्म का मान सम्मान बढ़ाएं, हमारे प्रतिमानों पर, प्रतीकों पर कविताएं लिखी। और वो विद्वान कवि, मैंने कहा राजस्थान में उन्हें मंत्री पद का दर्जा रहा, राजस्थान एकेडमी में वो रहे और सैनिक के वेश की तरह वो रहते हैं। 3-4 उनके कविता के संकलन हैं, पुस्तकें आई हैं। मैं चाहता हूं जब तक वो चाय पिए और चाय पीने से माइक तक आए, तब तक इस राजस्थानी माटी के शेर का तालियां बजाकर अभिनंदन करें। अब्दुल गफ्फार। सर्वप्रथम सबसे पहले शौर्य और पराक्रम की सरजमीन राजस्थान की तरफ से, राजस्थान की कालजयी कर्म भूमि पावन पुनीत हल्दी घाटी की मिट्टी की तरफ से और हल्दी घाटी के जुझारू योद्धा महाराणा प्रताप की तरफ से भगवान बिरसा मुंडा की सरजमीन को मैं अब्दुल गफ्फार सादर नमस्कार निवेदन करता हूं। थोड़ा आवाज बढ़ा रहे भैया, माइक वाला किधर है? मुझे देश की सरहदों के बाहर तक मेरी आवाज पहुंचानी है। थोड़ी आवाज ऊंची कर भैया। पद्मश्री सुनील जोगी द्वारा संचालित ये कवि सम्मेलन, गौरव चौहान द्वारा संयोजित ये कवि सम्मेलन और भारतीय पुरुषार्थ की पहचान आदरणीय हरिओम पंवार जी तक ये कवि सम्मेलन पहुंचना चाहता है। मैं चूंकि पहली बार इस अंचल में आया हूं, पहली बार इस भीड़ के बीच में मुझे सौभाग्य मिला है कविता पाठ करने का, इसलिए मैं चाहता हूं कि ये राजस्थानी परंपरा है, जब पहली बार कोई अतिथि अपने घर आता है तो उसको जरा विशेष ही सम्मान दिया जाता है। निवेदन करता हूं साहब, अभी चर्चा चल रही थी कि एक हमारा मुन्ना ये छोटा भाई बता रहा था कि वो उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी जब नीचे आए तो कहने लगे मुसलमानों की हालत खराब है। हो सकता है उनकी कोई सियासी मजबूरी रही हो, लेकिन अब्दुल गफ्फार बताना चाहता है, एक सवाल आपसे पूछना चाहता है, अगर सचमुच वो शाहरुख खान और आमिर खान और अंसारी लोग कहते हैं कि भारतवर्ष में मुसलमानों की हालत खराब है, मुसलमानों के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार किया जाता है, मुसलमानों के साथ असहिष्णुता का वातावरण पेश किया जाता है, तो रांची वालों में एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, अगर सचमुच मुसलमान बेटों के साथ ये दुर्व्यवहार किया जाता होता तो आज विनोद जैन द्वारा आमंत्रित इस कवि सम्मेलन में क्या अब्दुल गफ्फार को बुलाया जाता? लेकिन साहब ये तालियां कम है अब्दुल गफ्फार के लिए। ये इस तरफ का भैया वार्ड नंबर 19 तो ऐसे बैठा है जैसे कहीं बैठने ही आया हो। तुम भी जरा चैतन्य होकर सुनो। और ये वीआईपी लोग हैं, ये पहली बार देख रहा हूं कि देश में वीआईपी भी तालियां बजाते हैं। वरना मान्यता यह है कि जो व्यक्ति वीआईपी हो जाता है उसमें बुद्धि का अनुपात थोड़ा कम हो जाता है। अगर ताली नहीं बजाओगे तो तुम्हारा अनुपात भी कम हो जाएगा। आगे बैठे हुए हो, आपकी जिम्मेदारी ज्यादा बनती है। शुरू होना चाहता हूं साहब, लेकिन मैं कहता हूं कि इस आयोजन से बढ़कर छवि बेमिसाल क्या होगी, और बात बहुत मन भावन है, इससे कमाल क्या होगी। जो लोग कहते हैं कि ऐसे सुनता है, दोयम दर्जे का व्यवहार है, अब्दुल गफ्फार उनको चेताना चाहता है, पत्रकारों के माध्यम से पूरे आवाम को बताना चाहता है कि रांची के संस्कार क्या है, कि इस आयोजन से बढ़कर छवि बेमिसाल क्या होगी। बात बहुत मन भावन है, इससे कमाल क्या होगी कि होली का सतरंगी त्योहार, होली का हिंदू त्योहार और निमंत्रित अब्दुल गफ्फार, इससे बढ़कर राष्ट्र एकता की मिसाल क्या होगी। बहुत आभारी हूं आपका। अभी भी माइक वाले ने मेरी आवाज नहीं सुनी है, थोड़ा आवाज खींच रहा है, कर सको तो कर दो भैया, मेरे पास तो केवल आवाज ही है। आदरणीय गौरी मिश्रा ने तो आज जलजला पैदा कर दिया, पसीना पसीना हो गई। और गौरी राजस्थान से आया हूं, मैं जानता हूं कि वहां जब लोग होली खेलते हैं तो पसीना पसीना हो ही जाता है।
आज बधाई देता हूं, गौरी को भी बहुत शानदार जलवा किया, ऐसा ही प्यार आप मुझे भी देना। मैं एक परिचय खड़ा करता हूं साहब। पहली बार आपने मुझे सुना होगा, YouTube वगैरह पे कहीं देखा होगा, साक्षात पहली बार मुझे सुन रहे हैं। सब लोग मेरे लिए नए हैं। मैं परिचय खड़ा करता हूं, और अगर मेरे परिचय भी आपके हाथों की तालियों में तब्दील करवा सके तो दिल की धड़कन को तालियों तक तब्दील करना और अपनी प्रतिक्रिया से मुझे नवाजना, ताकि मुझे लगे कि मैं रांची के नहीं हिंदुस्तान के देशभक्तों के बीच में आया हूं। बहुत दूर से आया हूं, थका हुआ हूं, निरंतर काव्य यात्राएं चल रही है। केवल हरिओम पंवार साहब ही उम्र में मुझसे बड़े हैं, बाकी तो मंच पर मैं भी बहुत बड़ा हूं। 65 वर्ष की यात्रा कर रहा हूं, 40 वर्ष से कविता के क्षेत्र में कविता पाठ कर रहा हूं। लेकिन अगर आपकी तालियों का साथ मुझे मिला तो पूरी ऊर्जा के साथ कविता पाठ करने की कोशिश करूंगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अब्दुल गफ्फार को आप सब लोग पसंद करेंगे। परिचय भी हाथ खोल दे तो खामोश मत रहना मेरे शेरों। अब्दुल गफ्फार को आप सब लोग पसंद करेंगे, लेकिन अब्दुल गफ्फार को इस मुल्क में वो 2-3 प्रकार के लोग पसंद नहीं करते हैं भाई। वो 2-3 प्रकार के लोग पसंद नहीं करते हैं। एक वे जो या तो मादरे वतन हिंदुस्तान को तोड़ रहे हैं, या फिर एक वे जिनकी रगों में खून के बदले पानी के धारे दौड़ रहे हैं। यार सैलाब नहीं उठा मैं जिस तरह का अभ्यस्त हूं। मैं अगला परिचय खड़ा करता हूं। एक एक देशभक्त के हाथ गगन की तरफ देखना चाहता हूं, तालियों में तब्दील होता कि मुझे हौसला मिले। एक और परिचय खड़ा करता हूं, बिल्कुल ताजा परिचय। अब्दुल गफ्फार को इस मुल्क में वो लोग भी पसंद नहीं करते हैं। अब्दुल गफ्फार को इस मुल्क में वो लोग भी पसंद नहीं करते हैं भाई, नहीं करते हैं वो लोग भी पसंद जो राष्ट्रभक्त मुसलमान अशफाकुल्ला खान, अब्दुल हमीद और मिसाइल मैन अब्दुल कलाम जैसे देशभक्तों को सम्मान देने से इनकार करते हैं, और भारत माता की जय नहीं बोलने वाले उसके तारावेशी को प्यार करते हैं। थोड़ा जलजला उठा, हुआ वो वातावरण तैयार हुआ। आदरणीय पंवार साहब का आशीष जिसके साथ हो वो कोई किसी के बाप से डरने वाला नहीं है। अंतिम परिचय खड़ा करता हूं, आपकी तालियां मुझे आज्ञा देगी कि मैं काव्य पाठ किस एंगल से शुरू करूं। मुझे इस मुल्क में वो लोग भी पसंद नहीं करते हैं, मुझे इस मुल्क में वो लोग भी पसंद नहीं करते हैं जो भारत में रहकर भारतीय सभ्यता और संस्कृति को छांटते हैं, और जब पाकिस्तान की क्रिकेट टीम कहीं जीतती है तो जाकर अपने मोहल्लों में मिठाइयां बांटते हैं। धोनी का शहर है, धोनी का शहर है। धोनी अपने बल्ले से प्रतिपक्षी टीम को धोता है, मैं अपनी कविताओं से पाकिस्तान को धोने की कोशिश करता हूं। लेकिन तालियां शेरों जैसे होनी चाहिए। मैं फिर उनको ललकारता हूं, कौन लोग मुझे पसंद करते हैं, पसंद नहीं करते हैं, कि मुझे इस मुल्क में वो लोग तो कतई पसंद नहीं करते हैं जो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को जलाते हैं, भारत माता को डाइन बताते हैं, और इस मुल्क का अनाज खाकर नारे पाकिस्तान जिंदाबाद के लगाते हैं। ऐसे लोग मुझे पसंद नहीं करते हैं, लेकिन हाँ मुझे पसंद करते हैं वो जिनकी रगों में भरी हुई राष्ट्र प्रेम की भक्ति है, और जिनकी बाजों में राणा प्रताप और शिवाजी की तलवार उठाने की शक्ति है, वो सब मुझे पसंद करते हैं। एक बार समग्र पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण से लेकर एक बार केवल आसमान की तरफ हाथ खड़े करके मुझे हिम्मत दो, जोरदार तालियां आपके अपेक्षित चाहता हूं, जोरदार। मेरी थकान दूर कर देगी आपकी तालियां। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं निवेदन करना चाहता हूं, कभी मंच पर बताया गया कि भाई गौरव चौहान बोल रहे थे कि आमिदन सहिष्णुता के बारे में बात हो रही थी। एक अभिनेता का नाम लिया, मैं भी लेता हूं। एक अभिनेता है आमिर खान।
वो बट्टा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहता है कि मेरी लुगाई ये कह रही थी कि हिंदुस्तान रहने की जगह नहीं बची है, मेरे बाल बच्चे किसी और मुल्क में रहना चाहते हैं। सुना होगा आपने। आमिर खान का ये स्टेटमेंट सुनकर नवाज शरीफ जो उस वक्त पाकिस्तान का प्रधानमंत्री थे, उन्होंने मोदी जी को फोन कर दिया। अरे मोदी जी, ये आमिर भाईजान क्या कर रहे हैं? आपके वहां मुसलमानों की हालत ऐसे खराब है, अगर ऐसी बात है तो आमिर भाईजान को इधर भेज दो। बस नवाज शरीफ का ये कहना और शेर हिंदुस्तान टाइगर नरेंद्र मोदी का जवाब देना, अगर लग जाए कि वो जवाब नरेंद्र मोदी का नहीं हिंदुस्तान का तो सुनेगा। कमल जी जैन साहब कहां बैठे हैं? बहुत बढ़िया, आपका नाम लेना बहुत जरूरी है। वीके जैन साहब हैं? जरूरी है क्योंकि हमारा लिफाफा इनकी जेब में ही फंसा हुआ है। मिलेगा मिलेगा। सुनना, वो जब आमिर का स्टेटमेंट सुनकर नवाज शरीफ का, देखो मैं अकेला वीर रस का ऐसा कवि हूं, अकेला वन पीस, जो ना तो सूमड़ा होकर कविता पढ़ता हूं और ना सूमड़ों को सुनाता हूं। मैं ठहाकों की बात करता हूं, देशभक्ति की बात भी मैं ठहाकों के साथ करता हूं, उमंगों के साथ करता हूं। बस स्टेटमेंट बोल सुनना भाई। आमिर बोला कि मुसलमान यार सुरक्षित नहीं है, वो किसी और मुल्क में, तो नवाज ने फोन किया मोदी जी को और मोदी जी का जवाब तालियों के साथ तब्दील करना। सुनना कि जितने धूर्त शिकारी बैठे उस मचान को ले जा तू। वो कह रहा है कि आमिर खान को इधर भिजवा दो, तो मोदी जी जवाब दे रहे हैं। और दूसरी पंक्ति उठा लेना, मोदी जी का जवाब है कि जितने धूर्त शिकारी बैठे उस मचान को ले जा तू, और जितने आतंकी पूरे खानदान को ले जा तू। कम बजी थोड़ी तालियां, जोश कम हुआ। अब चौथी पंक्ति में मेरी बहन इससे ज्यादा बजनी चाहिए। सुनना, उठाना चाहता हूं कि जितने धूर्त शिकारी बैठे उस मचान को ले जा तू, जितने आतंकी पूरे खानदान को ले जा तू। और फोन उठाकर मोदी ने यूं कहा नवाज के कानों में, बदले में देकर दाऊद आमिर खान को ले जा तू। फोन उठाकर मोदी ने, लोग कहते हैं अच्छे दिन नहीं आए, अच्छे दिन नहीं आए, कब आएंगे अच्छे दिन? अरे वाह, मैं बताता हूं, 4 पंक्तियों में सबूत देता हूं, अच्छे दिन का वकील हूं। प्रोफेसर हरिओम पवार साहब वकील बनाते हैं, मैं वकील बनाया हूं। हाई कोर्ट राजस्थान उच्च न्यायालय का 12 बरस तक पब्लिक प्रोसिक्यूटर रहा हूं, गवर्नमेंट एडवोकेट। जैसा सुनील भाई बता रहे थे, 1995 से 2000 तक ठाकुर भैरव सिंह शेखावत जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे, मुझे भी एक बोर्ड का चेयरमैन बनाकर राज्य मंत्री के पद से नवाज रखा था। ये सब बातें इसलिए बता रहा हूं, कहीं आप मेरा हुलिया समझकर, मेरी दाढ़ी वाड़ी देखकर, मेरा नाम समझकर ये नहीं समझ ले कि आगे अब्दुल भाई अंडे बेचने वाले। ऐसा नहीं है, तर्क के साथ बात करता हूं। कहीं जैन मित्र यहां बैठे हुए हैं, मैं जैसा दिखता हूं वैसा लिखता हूं। कहीं मेरे जैन मित्र यहां बैठे, एक जानकारी के लिए बता दूं, ये वो अब्दुल गफ्फार है। 31 दिसंबर 2008 एक क्रांतिकारी संत हैं तरुण सागर जी महाराज, दिगंबर मुनि हैं। उनके गुरु पुष्पदंत सागर जी महाराज, उनके सनिधि में मैं गया, पुष्प गिरी तीर्थ स्थल देवास के पास, भोपाल के पास। 31 दिसंबर 2008 को गुरुदेव ने मेरी कविताएं सुनी, मैं अभिभूत हुआ। और 31 दिसंबर 2008 को मैंने एक भीष्म व्रत लिया, एक महाव्रत लिया कि 31 दिसंबर 2008 के बाद अब्दुल गफ्फार ने एक प्रण लिया कि अब्दुल गफ्फार तमाम उम्र संपूर्ण शाकाहारी बनकर व्यतीत करेगा। और मुझे फक्र है, मैं हिंदुस्तान का बेटा हूं, सब धर्म को सम्मान देता हूं। जैन साहब, मैं कहना चाहता हूं कि यूं तो मंत्र हजारों है जो जीवन गति संचार करे और भवसागर की लहरों से ये जीवन नौका पार करे। यूं तो मंत्र हजारों है जो जीवन गति संचार करे, भवसागर की लहरों से ये जीवन नौका पार करे। कई मंत्र तो वशीकरण के मन में फूल खिलाते हैं, कई मंत्र वैवाहिक बंधन हाथों हाथ मिलाते हैं, कई मंत्र सुन खिल जाती ये जनता रानी राजा है। लेकिन इन सारे मंत्रों
नमोकार महाराजा है। उस नमोकार के मानने वालों को भी प्रणाम करता हूँ। कभी जैन कवि सम्मेलन में बुलाना तो पूरा मंत्र सुनाऊंगा। इस वक्त राष्ट्र मंत्र को गुजारना चाहता हूँ। मैं पंक्तियां पढ़ता हूँ साहब कि अब भारत में कभी नहीं रमजान राम में पंगा हो। समय बहुत कम मेरे पास है, पहली बार आया हूं, केवल फिल्म का ट्रेलर दिखाऊंगा, बाहुबली सेकंड बाद में दिखाऊंगा। हमें पवार साहब को सुनना है, मैं खुद व्याकुल हूं, सुनने के लिए आतुर हूं। कहाँ नसीब होता है हरिओम पवार साहब का सानिध्य। आप भाग्यशाली हैं कि आज देश का सर्वाधिक व्यस्त कवि, सर्वाधिक बिजी कवि हरिओम पवार, डॉक्टर हरिओम पवार आपके बीच में है। जोरदार तालियां तो बनती है। एक भी व्यक्ति उठ के नहीं जाएगा वरना यज्ञ अधूरा रह जाए। सुनेगा बस थोड़ी देर 20-25 मिनट मुझे प्यार दीजिएगा। जीवन में सबसे कम सुना रहा हूं, संक्षिप्त, इससे संक्षिप्त मेरा बाप भी नहीं सुना सकता। बस थोड़ा ताली वाली का साथ मुझे मिलना चाहिए। आज्ञा भाई सुनना कि अब भारत में कभी नहीं रमजान राम में पंगा हो। और अच्छी पंक्ति आ गई हो तो आशीष दीजिएगा कि अब भारत में कभी नहीं रमजान राम में पंगा हो। और ख्वाहिश है कि वजू करूं तो लोटे में जल गंगा हो। भाई मजा आ गया? वाह 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 गौरव, शानदार शानदार श्रोताओं के दर्शन करवाए हैं। उठा लेना अच्छी पंक्ति। पूरे देशभक्तों की तालियों की दरकार मुझे है कि अब भारत में कभी नहीं, अब भारत में कहीं नहीं रमजान राम में पंगा हो। ख्वाहिश है कि वजू करूं तो लोटे में जल गंगा हो। और इच्छा है तो अभी उठा ले, इच्छा है तो अभी उठा ले, मगर शर्त है ये मौला, जब भी उठे जनाजा मेरा तन पर कफन तिरंगा हो। इच्छा है तो अभी उठा ले, मगर शर्त है ये। लेकिन मित्रों इधर मैं तिरंगे झंडे के सम्मान की बातें करता रहता हूं, राष्ट्र भारत माता के जयकारे बोलता रहता हूं। लेकिन एक व्यक्ति का नाम गौरव चौहान ने लिया। हैदराबाद का एक निर्वाचित सांसद है असदुद्दीन ओवैसी। वो कहता है कि हिंदुस्तान मोदी जी के बाप का नहीं है। उस वाक्य का जवाब गौरव चौहान ने दिया। लेकिन उसी ओवैसी ने एक और वाक्य किया, आगे कहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। वो कहता है कि कोई मेरी गर्दन पर छुरी रख दे तो भी मैं भारत माता के जय नहीं बोलूंगा। सुना होगा आपने। उसका जवाब मैं देना चाहता हूं। एक बात का जवाब मेरे छोटे भाई गौरव ने दिया। वो कहता है कि भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। संविधान की शपथ उठाकर वह बात और करता है, अखंडता की बात करता है, क्षुणता की बात करता है। लेकिन बाहर आकर जब वो कहता है कि कोई मेरी गर्दन पर छुरी रख दे तो भी मैं भारत माता के जय नहीं बोलूंगा, मुझे बुरा लगा। और अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं रांची में खड़ा होकर उसे ललकारना चाहता हूं कि सच्चा मुसलमान क्या होता है, क्या चाहता है। कुरान पाक भी कहती है कि हुब्बुल वतनी जिसमें हो वो ही सच्चा मुसलमान होता है। जिस मिट्टी में पैदा पल पढ़कर पड़े हुए हैं उसकी वफादारी सच्चा ईमान है। तब अब्दुल गफ्फार कहता है, बस ये ताकत देना भाई। मेरे जीवन की दमदार पंक्ति सुना रहा हूं, तलवार की धार पर खड़ा होकर सुना रहा हूं। सुनना, जवाब देना चाहता हूं कि तूने कहा सुना हमने, अब मन टटोल कर सुन ले तू। और सुन वो गद्दार वैसी कान खोल कर सुन ले तू। अब तैयार हो जाना, आक्रोश लिपटाना, तालियों के रूप में मुझ तक लौटाना। आपकी तालियां पहुंचेगी हैदराबाद कि तूने कहा सुना हमने, अब मन टटोल कर सुन ले तू। सुनो गद्दार वैसी कान खोल कर सुन ले तू कि तुमको शायद इस हरकत पे शर्म नहीं है आने की। अब आक्रोश को ताली में तब्दील होना चाहिए। तुमको शायद इस हरकत पे शर्म नहीं है आने की। अरे तूने हिम्मत कैसे की मां की जय नहीं लगाने की। यार बात तो आई लेकिन झन्नाट हुआ है भाई। अब वो चाहता हूं या तो खामोश रहना, वरना पूरा सदन ताल में तब्दील होकर गड़गड़ाहट के साथ आवाज दे। सुनना कि तूने कहा सुना हमने, अब मन टटोल कर सुन ले तू। सुन वो गद्दार वैसी कान खोल कर सुन ले तू। तुमको शायद इस हरकत पर शर्म नहीं है आने की। तूने हिम्मत कैसे कि मां की जय नहीं लगाने की। तो जिस दिन मोदी संसद में
भाई भाई मजा आ गया। तिरंगे के सम्मान में राष्ट्रभक्तों द्वारा ऐसी गड़गड़ाहट की तालियां सुनकर आज मुझे महसूस हो रहा है कि मैं रांची में आकर आज मैंने होली के त्योहार पर अपनी हज यात्रा का पुण्य प्राप्त कर लिया। गदगद हो गया हूँ। वाह बहुत बहुत शुक्रिया। मैं थोड़ा शॉर्ट करता जा रहा हूँ क्योंकि सुनील जोगी का आदेश मेरे भीतर घुसा हुआ है। सुनेगा? हाँ सर। दादा तक तो पहुंचेंगे ही, लेकिन ये दादा वो है मुन्ना बैटरी। अब तेरे को क्या बताऊं, दादा तक पहुंचना है। दादा तक पहुंचने से पहले ये दादा पहले तेरी दादी तक पहुंचे थे, जब जाकर तेरे पिताश्री जन्म हुए थे। इसलिए दादा तक ये हास्य का विषय नहीं। मैं आज तो पवार साहब दादा कई बार ये मुझे निपटाता है, मुझे होना पड़ता है, तो दादा तक पहुंचता। पब्लिक आनंद लेती है कि दादा है कि दादा में दम है कि नहीं है। लेकिन आज तो दादा सचमुच वो शक्ति का प्रतीक है, वो पौरुष का प्रतीक है जो हिंदुस्तान की पहचान बन गए हैं। हम जैसे कई इनके अनुसरण करते हैं। कईयों की दाल रोटी चल रही है पवार साहब को सुन सुन के। सुनाता बिल्कुल पवार जी नहीं, ओवैसी को छोड़ मत। नहीं वो नहीं छोड़ूंगा टारगेट से जब तक उसका अंतिम संस्कार नहीं कर दूंगा अब्दुल गफ्फार जोगी उसे छोड़ने वाला नहीं। भले उस यात्रा में तू आना है मत आना, मैं अकेला ही काफी हूँ ऐसे गद्दारों को निपटाने के लिए। मुझे देखते लोग कहते कि ये आगे पाकिस्तान को निपटाने वाले। अब मुझे देखे तो लोगों ने कहा, लेकिन मैं दो पंक्तियों में जवाब देता हूँ कि बेशक पाकिस्तान मिटाना हम सबकी मजबूरी है। संभालना पंक्ति है, दो ही पंक्ति की बात है मेरी बहन, अच्छी ताली बजाकर सुन रही हो कि बेशक पाकिस्तान मिटाना हम सबकी मजबूरी है, पर घर के सब गद्दार मारना पहले बहुत जरूरी है। चले थोड़ी दिशा बदलता हूँ, सब्जेक्ट बदलता हूँ। ये तो मैं पूरी कविता बाद में कभी मौका मिला तो सुनाऊंगा। एक वो जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री है, नाम जानते हो? आपकी होगी महबूबा, आपकी होगी, मेरे किस काम की? 62 बरस में महबूबा बनाकर क्या करना है? अच्छा, उसके स्टेटमेंट बड़े आश्चर्यजनक होते हैं। पिछले दिनों उन्होंने सेना पर FIR लिखवा दी, उस सेना पर जिसने भूकंप में वहां के जनता की सेवा की, जिसने बाढ़ में उस जनता की सेवा की, और जब वो उन बदतमीज पत्थरबाजों को नौकरी देने की बात करती है तो मेरा आक्रोश कविता में बदल कर आता है। चलो ये भी बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन एक वाक्य उसने ये कहा कि अब घाटी में तिरंगा झंडा उठाने वाले नहीं मिलेंगे। मुझे बहुत बुरा लगा। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा झंडा जो भारत की पहचान है, एक निर्वाचित मुख्यमंत्री ये कहता है कि घाटी में तिरंगा झंडा उठाने वाले नहीं मिलेंगे। तो मित्रों कुछ पंक्तियां नहीं, बिल्कुल ताजा बोनी बट्टाई कर रहा हूं, समझ लो। भैया और अगर रांची की ये बोनी पूरे भारत अगर अच्छी लगी तो पूरे भारत में पढ़ूंगा। एक बार थोड़ी ताली वाली बजा दो ताकि पंक्ति में दम आ जाए। सुनना भाई, इसके बाद तक तो जाना मत, वंस मोर की तो कोई चांस नहीं है। मुझे अभी तक जब मुन्ना बेटी तक पे नहीं हुआ, गोरी तक पे नहीं हुआ, तो मुझे तो कोई उम्मीद ही नजर नहीं आ रही है। लेकिन इसके बाद अगर सुनना चाहोगे तो मैं 5 मिनट की वो गौ माता की रक्षा की कविता जरूर पढ़ना चाहूंगा। पहली बार आए हूं इसलिए। ऐसे नहीं बैठूंगा, आप जोर से बोलेगा वंस वो जोर से बोलोगे तो। अरे गफ्फार भाई पहले गौ माता पढ़ दो। नहीं वो ज्यादा अच्छा नहीं, ये पढ़ो भाई, वो ज्यादा। चलो ये दो का आदेश है। सुनील जोगी का तो नहीं मानता मैं, लेकिन पवार जी का आदेश मानना मेरे लिए अत्यादेश है। उससे बढ़िया कोई कविता हो नहीं सकती साहब। मैं वो सुनाऊंगा। मैं भाई साहब क्या 4 पंक्ति का मोह नहीं छोड़ रहा हूं। 4 पंक्तियां बस सुनिएगा। देखिए वो महबूबा मुफ्ती को जब तक निपटाऊंगा नहीं, मेरा ब्रह्मचर्य अधूरा रहेगा। सीधी सी बात ये। अच्छा, पट्टी कुछ भी बयान देती रहती है। मैं जब तिरंगा झंडा उठाने वाले, जब उसने ये कहा ना कि उठाने वाले नहीं मिलेंगे, तो मैं ताजा पंक्तियां लिख रहा हूँ, आपसे कॉपी जचवा रहा हूँ। सुनो मैं कहना चाहता हूं कि बेशक तेरे पंख लगे हैं मगर व्यर्थ मत डोला कर। जरा राजस्थान से आया हूं, थोड़ा अक्खड़ हूं। राजस्थान का अक्खड़पन देशभक्ति के साथ जुड़ जाए तो दूसरी पंक्ति हल्ला करके ललकार के बोलना कि बेशक तेरे पंख लगे हैं मगर व्यर्थ मत डोला कर। ओ
मुफ्ती सईद की छोरी जरा तोल के बोला कर। तालियां कम बजी ऐसी जाइएगा कश्मीर तक बात। सुनना कि बेशक तेरे पंख लगे हैं मगर व्यर्थ मत डोला कर। ओ मुफ्ती सईद की छोरी जरा तोल के बोला कर। अरे तूने ये कैसे कह डाला तनमन नहीं खिलेंगे अब, और राष्ट्र ध्वजा को पकड़ थामने वाले नहीं मिलेंगे अब तेरा साथ। तूने ये कैसे कह डाला तनमन नहीं खिलेंगे अब, राष्ट्र ध्वजा को पकड़ थामने वाले नहीं मिलेंगे अब। तो तुझको शायद सही बात का, तुझको शायद सही बात का अब तक भी अंदाज नहीं, ये मर्दों का अमर तिरंगा हिजड़ों का मोहताज नहीं। नहीं उठाएंगे तू नहीं उठाएंगे तो मर गए क्या? बस 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 ऐसा साथ मुझे दो कि तुझको शायद सही बात का अब तक भी अंदाज नहीं, ये मर्दों का अमर तिरंगा हिजड़ों का मोहताज नहीं। तो अब तक तूने इस ध्वज का बेढंगा ढंग नहीं देखा, और रंग 3 तो देखे होंगे, असली रंग नहीं देखा। इस कविता की बहुत छोटी करके 4 पंक्तियों में मैं गौ माता की कविता की तरफ आता हूं, लेकिन प्यार देना कि अब तक तूने, क्या है हमारा तिरंगा, अब तक तूने इस ध्वज का बेढंगा ढंग नहीं देखा, रंग 3 तो देखे होंगे, असली रंग नहीं देखा। अब तक शायद तू अनजान रही इसकी तासीरों से, नहीं वास्ता पड़ा तुम्हारा तोप तमंचे तीरों से। अरे यही ध्वजा है जिसे देखकर, यही ध्वजा है जिसे देखकर कस ढीले हो जाते हैं और पाकिस्तानी फौजों के कपड़े गीले हो जाते हैं। यही ध्वजा है। आया मजा? चलो अगली बार पूरी कविता सुनो। अब लीजिए, समय नहीं मेरे पास, 5-7 मिनट और देना। मैं केवल उस गौ माता को प्रणाम करता हूँ जिसका मैं परम भक्त रहा हूँ। ये कविता मेरी पहचान हो गई है, और आज पहली बार आया हूँ, ये नहीं सुनाऊंगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। आप सब गांव की संस्कृति से जुड़े हुए हो, गौ माता के संस्कार आप में भीतर है। मैं कविता पढ़ना चाहता हूँ बिना किसी स्वागत का। स्वागत है। अब तक मैंने आपको निवेदन किया, ताली बजाओ, ये करो, वो करो। इस कविता पर स्वतः अगर आपका मन करे तो आशीष दीजिएगा, कम खामोश हो मुझे खलेगी। मेरा यज्ञ है, मेरा संकल्प है कि संपूर्ण भारतवर्ष गौ हत्या मुक्त हो जाए और गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा मिल जाए। मैं इसके लिए संकल्पबद्ध हूँ। 10 बरस पहले मैंने कविता लिखना शुरू किया, लोगों ने कहा कि कौन गौ माता की कविता सुनेगा, ऊट हो जाओगे। लेकिन आज इतना जब जनता का प्यार मिला कि हर तीसरा चौथा कवि भी गौ माता की कविता लिखने लग गया। मैं खुश हूँ। पंक्तियां पढ़ता हूँ साहब कि युगों युगों से भरत भूमि की शान रही गौ माता है, और इस मिट्टी के कण कण की पहचान रही गौ माता है। थोड़ा वातावरण को गौमय करो, थोड़ा अपने गांव की संस्कृति को याद करो, जिसमें 33 करोड़ देवी देवता विराजते हो। उस गौ माता को जब नस्ल हत्यारे काटते हैं, उसका मांस अमेरिका और गल्फ कंट्री में भिजवाते हैं, तो मेरा आक्रोश कविता बनकर आता है। मुझे लोगों ने कहा कि आप मुसलमान हैं, मैं कि बेशक पंचवक्ता नमाजी मुसलमान अब्दुल गफ्फार है। आपको कोई शक है क्या कि आप मुसलमान हो तो आप गाय को माता क्यों कहते हो, गाय की रक्षा की बात क्यों करते हो? तो मित्रों, मेरा उनको जवाब था कि जब मैं बच्चा था छोटा, हम राजस्थान के रहने वाले हैं, अजमेर जिले में केकड़ी एक कस्बा है, हम गौवंश पालते हैं। मेरी माँ जब मैं 3 साल का बच्चा था तो मुझे गाय का दूध पीकर मुझे पिलाती थी। उस गाय के दूध को पीकर मैं बलिष्ठ हुआ और 56 किलो का